साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन प्रकाशित की जाती है, उसी के तहत हम लोग अगस्त 2022 की जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है उसको देख रहे हैं। और इसका जो पहला सेक्शन है राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसको पहले कवर कर रहे हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग इसके कुछ सेक्शन को कवर कर चुके हैं और बाकी बचे हुए सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो राज्य व्यवस्था शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उनको इस वीडियो के तहत हम लोग देखेंगे अगस्त 2022 मंथ के। तो पहला है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। तो देखिए, सांसदों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों के मामले में राज्यसभा के सभापति ने कहा कि जब सदन का सत्र चल रहा हो तो सांसदों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, आपराधिक मामलों की बात हो रही है। साथ ही सदस्य जो है कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी समन से बच नहीं सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सांसदों को प्राप्त कुछ अधिकार एवं उन्मुक्तियां हैं। ये विशेषाधिकार उन्हें अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए प्रदान किए गए हैं। ये विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए जाते हैं जो संसद की किसी भी समिति में भाग लेते हैं और उसमें बोलते हैं। इनमें भारत का महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। मतलब कि महान्यायवादी को भी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है। जब इनमें से किसी भी विशेषाधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो इस अवहेलना को विशेषाधिकारों का उल्लंघन कहा जाता है और इसका उल्लंघन संसद के कानून के तहत दंडनीय है। अब यहाँ विशेषाधिकारों के महत्व की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये विशेषाधिकार दोनों सदनों के कामकाज अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के कामकाज और उनके सदस्यों की प्रभावी कार्य पद्धति में सहायक है तथा ये सांसदों और कानून निर्माताओं की अव्यक्त सुंदरता की रक्षा करते हैं। तीसरा, ये विशेषाधिकार दोनों सदनों के कामकाज और उनके सदस्यों की प्रभावी कार्य पद्धति में सहायक है। यहां पे दोनों चीजें एक ही चीज दो बार रिपीट है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत, तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 105 के तहत संसद सदस्यों को और आर्टिकल 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं या दिए गए हैं। इनमें से एक विशेषाधिकार यह है कि किसी संसद सदस्य को दीवानी मामले में, दीवानी मामलों की बात हो रही है, आपराधिक या फौजदारी मामलों की बात नहीं हो रही है, दीवानी मामले में सत्र या समिति की बैठक, यदि समिति का सदस्य है तो, यदि सत्र चल रहा है संसद का तो सत्र या समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और समाप्ति के बाद 40 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को पूर्णतः लिखित रूप देने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया। मतलब जो विशेषाधिकार है ये संहिताबद्ध नहीं है। आगे बात करते हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के बारे में। तो जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इससे इसे संसद के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ सदस्य केवल कहा गया है, मतलब जो चुने गए होते हैं, मतलब जो निर्वाचित होते हैं और जो मनोनीत होते हैं, वो दोनों सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। हालांकि वह इस अवधि से पहले अपना त्यागपत्र दे सकता है, साथ ही उसे 5 वर्ष की अवधि से पहले भी हटाया जा सकता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और ये जो है राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। चुनावी बॉन्ड की बात कर लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के डेटा से पता चला है कि वर्ष 2018 के बाद से राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह किया है। केंद्रीय बजट 2017-18 में ब्याज मुक्त लिखितों इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में चुनावी बॉन्ड की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिएगा कि चुनावी बॉन्ड की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो केंद्रीय बजट 2017-18। इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ सुथरा बनाना है। चुनावी बॉन्ड शुरू करने के लिए क्या तर्क दिए गए थे? उन तर्कों की बात करें तो पहला, राजनीतिक चंदे में नगदी के उपयोग को सीमित करना।
फर्जी धोखाधड़ी करने वाले राजनीतिक दलों को बाहर करना, दानदाताओं को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाना, काले धन पर अंकुश लगाना इत्यादि। इसमें पारदर्शिता की बात की गई थी, परंतु ये देखा जाए तो चुनावी बॉन्ड आने से पारदर्शिता क्या हुई है, कम हुई है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए, यह जो चुनावी बॉन्ड होता है ये जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होता है। इसे भारत के नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित संस्थाएं खरीद सकती हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित संस्थाएं खरीद सकती हैं। इसे 1,000 रुपये, 10,000 रुपये या 1,00,000 रुपये या 10,00,000 रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में या मल्टीपल्स में बेचा जाता है। केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। ध्यान रखिएगा इसको। पात्रता क्या होनी चाहिए चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने की? तो पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने हाल ही के आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया है, वो इसके पात्र होंगे। बॉन्ड के खरीदारों को खरीदारी के समय पूर्ण अपने ग्राहक को जानो, नो योर कस्टमर वितरण या विवरण जमा करना होता है, लेकिन लाभार्थी राजनीतिक दल को उस संस्था की पहचान प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जिसने उसे बॉन्ड दिया है। अब यहाँ पे चुनावी बॉन्ड्स को लेकर के जो चिंताएं व्यक्त की गई उनकी बात करें। पहला, बेनामी दान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। दूसरा, इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में खामी आने की संभावना उत्पन्न होती है, क्योंकि यह राजनीतिक दलों को कंपनियों से प्राप्त होने वाले चंदे की ऊपरी सीमा को हटा देता। पहले एक लिमिट थी, इतने तक चंदा आप दे सकते हैं, इतने % तक, परंतु अब उसको हटा दिया गया है। तीसरा, राजनीतिक फंडिंग के मामले में समान अवसरों का अभाव उत्पन्न होता है, क्योंकि यह चुनावी बॉन्ड्स के लाभों को केवल कुछ राजनीतिक दलों तक सीमित रखता है। क्योंकि यहाँ पे पात्रता के लिए क्या है, पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने हाल ही के आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया है, वही प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची के संबंध में। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने घोषणा की है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से रह रहा है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार, देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हो सकता है। मतदाता सूची को अंतिम बार वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत संशोधित किया गया था। जो भारत पर अभी तक लागू होता रहा है वह है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और 2019 370 हटने के पहले जम्मू कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत कार्य होता था। अनुच्छेद 370 के निरसन होने के बाद यह कानून समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957। जम्मू कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत केवल वहां के स्थायी निवासी ही मतदाता के रूप में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र थे। अब शेष भारत की तरह जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आयोजित होंगे। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद अब विधानसभा और संसदीय चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। सामान्य रूप से निवासी का निर्धारण किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसा व्यक्ति देश के किसी अन्य भाग में से हो सकता है, लेकिन वह कार्य, व्यवसाय या अन्य कारणों से जम्मू कश्मीर में रह रहा होता है, परंतु उस व्यक्ति का नाम उसके मूल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया होना चाहिए, तभी यहाँ का मतदाता हो सकता है। जब अनुच्छेद 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से रहने वाले लोग केवल संसदीय चुनावों में मतदान करने के पात्र थे। उन्हें अस्थायी निवासी NPR के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। NPR में अस्थायी निवासी में वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर में रह रहे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची के संशोधन की बात करें तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 7 नए विधानसभा क्षेत्र, एक जम्मू संभाग के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 बनाने की सिफारिश की थी। इसी के आधार पर भारत का निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में नई मतदाता सूची तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की किसी भी घोषणा के लिए तैयार करने हेतु नई मतदाता सूची आवश्यक है। यहाँ राज्य विधानसभा के अंतिम चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे। आगे बात करते हैं जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों को मान्यता। उच्चतम न्यायालय ने जिलेवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की मांग पर विचार नहीं कर सकता। न्यायालय के मुताबिक यह मांग उन पिछली मांगों के विपरीत है जिनके अनुसार इस तरह की पहचान राज्य स्तर पर की जानी चाहिए। केरल शिक्षा विधेयक मामले 1958 में उच्चतम न्यायालय ने इस तरह को खारिज कर दिया था कि अल्पसंख्यकों की पहचान ब्लॉक या जिला स्तर पर की जानी चाहिए। इसके अलावा TMA पाई मामले 2002 में
में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक निर्धारण राज्य को इकाई मानकर किया जाता है, ना कि पूरे देश की जनसंख्या को ध्यान में रख करके। भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा की बात करें तो देखिए, संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान करता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत वर्णित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए 6 समुदायों को, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन 6 समुदायों को जो है वो अल्पसंख्यक घोषित किया है। अल्पसंख्यकों को या अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 लागू किया गया है। आगे बात करते हैं संविधान पीठ की, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की। तो देखिए, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सीजीआई ने आश्वासन दिया था कि उच्चतम न्यायालय में कम से कम एक संविधान पीठ पूरे वर्ष कार्य करेगी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष कुल 492 मामले लंबित हैं और इनमें कानून और संविधान की व्याख्याओं के प्रश्नों से जुड़े हुए 53 मुख्य मामले भी शामिल हैं। संविधान पीठ जो है उच्चतम न्यायालय की एक पीठ होती है जिनमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान पीठ होने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश उसमें होने चाहिए। तो इसमें 5 या अधिक न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करते हैं। वर्तमान में इसका गठन आवश्यकता पड़ने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी आधार पर किया जाता है। संविधान पीठ का गठन केवल तभी किया जाता है जब निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियां मौजूद हों। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो ये 4 परिस्थितियां उनको देख लेते हैं। पहला है संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत जब किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो तो संविधान पीठ का गठन किया जाता है। आर्टिकल 145 के 3 के तहत जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत किसी तथ्य या कानून के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांगे तब संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। जब उच्चतम न्यायालय की 2 या 3 न्यायाधीशों वाली पीठ कानून के समान प्रश्न पर परस्पर विरोधी निर्णय देती है तब एक बड़ी पीठ द्वारा अंतिम निर्णय देना आवश्यक हो जाता है। चौथा, जब 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए किसी निर्णय पर बाद में 3 न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ संदेह व्यक्त करती है तब वह पहली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामले को एक बड़ी पीठ में भेज देने का निर्णय लेती है। कुछ फैक्ट याद रखिएगा। एक अन्य घटनाक्रम पहली बार उच्चतम न्यायालय ने अपनी कार्रवाई का सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग किया है। सीधे प्रसारण का महत्व क्या है? यह अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त न्याय तक पहुंच का अधिकार सुनिश्चित करता है। दूसरा, यह अधिक पारदर्शिता व समावेशिता लाता है और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देता है। वर्तमान में देश के 25 उच्च न्यायालय हैं। इन 25 उच्च न्यायालयों में से 6 गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश की कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण किया जाता है। अब बात करते हैं बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के बारे में। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1988। उच्चतम न्यायालय ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। यह कानून बेनामी लेन देन को प्रतिबंधित करने और बेनामी रूप में रखी गई संपत्ति की वसूली जब्ती के लिए वर्ष 1988 में पारित किया गया था। हालांकि कानून के कार्यान्वयन के लिए नियम, विनियम और प्रक्रियाएं नहीं बनाई जा सकी। इस कारण से यह अभी तक अप्रभावी बना हुआ है। बेनामी लेन देन से तात्पर्य है ऐसे किसी भी लेन देन से जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए या उपलब्ध कराए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है। बेनामी लेन देन का उपयोग कर से बचने, गोपनीयता बनाए रखने, बेहिसाब धन कहीं और निवेश करने आदि के लिए किया जाता है ताकि संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को छुपाया जा सके। वर्ष 2016 के संशोधन ने बेनामी लेन देन के दायरे और दंड का विस्तार किया था। इसने बेनामी लेन देन से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान भी जोड़ा था। निर्णय के जो मुख्य निष्कर्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, वर्ष 1988 के अधिनियम की धारा 3(2) 2016 के अधिनियम के अनुसार भी मनमानी प्रकृति की है। इस कारण यह असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करती है। यह जो 20(1) है यह अनुच्छेद संबंधित कानून पारित होने की तारीख से पहले किए गए अपराध के लिए दंडित करने से रोकता है। धारा 5 के तहत वर्ष 2016 के दंडात्मक संशोधन पूर्वव्यापी रूप कानून बनने से पहले से लागू नहीं होंगे। वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 5 किसी भी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देती है जो बेनामी लेन देन से जुड़ी है। वर्ष 1988 से 2016 के बीच लेन देन के अभियोजन या जब्ती की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।